गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे वो सारे हो गए थे, कोई डाउट तो नहीं था? एक दो क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि इसको आप कर जाना, और फिर मैंने एप्लीकेशन में मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि आपने फिजिक्स में वैसे भी किया होगा। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बताओ, किस में क्या डाउट था? मैं दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन तो था आपका दैट इट वाज क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो क्या था? वो था देयर आर टू वेक्टर्स। वेक्टर ए वाज गिवन एज लैम्डा आई कैप माइनस 3 j कैप and minus k cap, and vector b was given as 2 lambda I cap plus lambda j cap minus k cap, and the angle between these two vector is acute। तो ए और बी के बीच एंगल एक्यूट है, मतलब है इन्होंने दिया हुआ है कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0 एंड बी मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस। यहां से क्या आएगा, ए डॉट बी करो तो क्या आएगा, 2 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो आप देखोगे तो लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा ये। एंड देन वेविकर मेथड से आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इजंट इट? इतना तो आई थिंक आप में से हर एक को पता है। ये हाफ एक रूट था और 1 एक रूट था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये वन कंडीशन दी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट। अनदर इंफॉर्मेशन वाज बी मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द एक्सिस ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट। मतलब बी डॉट आई कैप is less than 0, b dot j cap is less than 0 and b dot k cap is less than 0। ये भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। बी वेक्टर ये है, आई कैप से डॉट लेंगे तो यहां से आएगा 2 लैम्डा इज लेस देन 0, दैट इज लैम्डा इज लेस देन 0। यहां से आएगा बी डॉट जे कैप, तो लैम्डा आएगा, लैम्डा लैम्डा इज लेस देन 0। बी डॉट के कैप करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा लेस देन 0। ये तो हमेशा ही ट्रू है, तो इन तीनों से आ गया लैम्डा इज लेस देन 0। तो ये तीन कंडीशंस, एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन ये आ गई। टेकिंग इंटरसेक्शन वी गेट लैम्डा की रेंज क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। और फिर दूसरा केस इन्होंने पूछा था कि व्हाट इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। तो अगर ए और बी के बीच एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा केस 2 में, सब्जेक्टेड टू सिमिलर कंडीशंस, तो उसमें इश्यू ये आएगा कि ए डॉट बी लेस देन 0 हो जाएगा। फिर यहां से ये इनइक्वालिटी में आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू हाफ टू 1, बट अदर कंडीशंस विल गेट यू लैम्डा लेस देन 0 एंड देयरफॉर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन विल बी नल सेट। तो लैम्डा बिलोंग्स टू नल सेट आ जाएगा उस केस में, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। अब आपने बोला 11th क्वेश्चन नहीं हुआ। 11th किसी का हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 जो था ये किसी बच्चे का हुआ कि नहीं, डिटर्मिनेंट वाला? किसी का भी नहीं हुआ? एक बार फिर से मैं पूछ लेता हूं सभी से।
देखो 11th क्वेश्चन क्या था मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, वैसे आप देख सकते हैं क्योंकि ग्रुप पे पढ़ा ही हुआ है सारे स्क्रीनशॉट। ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। A is not parallel to B. A is not parallel to B. Not parallel to B. मतलब नॉन कोलिनियर है। That is A and B are linearly independent. ये तीन डिपेंडेंट वेक्टर है जिसमें A और B linearly independent है। इसका मतलब है कि वेक्टर C can be written as A और B इंडिपेंडेंट है और ये तीनों डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि C डिपेंड्स ऑन AB. C can be written as X times A प्लस Y टाइम्स B. ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? बिकॉज अगर तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और उसमें से तीन डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली तीसरा वाला उन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला कि देन प्रूव दैट। अब जो प्रूफ करना उसको ध्यान से देखो, जो जो कुछ भी आपको प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है वेक्टर सी इज इक्वल टू डेल्टा 1 A प्लस डेल्टा 2 B अपॉन डेल्टा, मतलब डेल्टा 1 बाई डेल्टा A वेक्टर प्लस डेल्टा 2 बाई डेल्टा B वेक्टर। डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट्स, राइट? तो लगता तो नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि x हमें ये दिखाना कि ये जो x स्केलर है इट इज x एंड दिस इज y, ये शो करना है हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये x और ये y है। अब ये कैसे शो करेंगे? दिस इज द बेसिक पॉइंट। हाउ डू यू फाइंड x एंड y विद द हेल्प ऑफ दिस मच इंफॉर्मेशन ओनली? तो देखो ये एक वेक्टर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स c, a एंड b एंड टू अननोन्स x एंड y। तो अगर मुझे स्केलर वैल्यू x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है अननोन्स की, तो मुझे एक्स वाई में कुछ इक्वेशन चाहिए, स्केलर इक्वेशन चाहिए। तो दो स्केलर इक्वेशन चाहिए। तो टू गेट टू स्केलर इक्वेशंस, टू स्केलर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, मतलब समझ रहे हो आप कि कहीं आपको ऐसा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ऐसे दो इक्वेशन मिल जाए तो ऑब्वियसली एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। आपने 10वीं 9th 10th क्लास से इसको कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो स्केलर इक्वेशन के लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। इक्वेशन 1 में ए से डॉट ले लो तो क्या आएगा? x मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट ए प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। यस क्योंकि LHS एक वेक्टर है, RHS एक वेक्टर है। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो किसी भी तीसरे वेक्टर से अगर डॉट लेंगे तो डॉट भी इक्वल होगा। इक्वल वेक्टर का डॉट किसी भी वेक्टर से सेम ही आएगा। इसी तरह से B से डॉट ले लो तो क्या आएगा? x टाइम्स ए डॉट बी प्लस वाई टाइम्स बी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी। एग्रीड और नॉट? This is equation 2 and this is equation 3. I hope you can now solve. तो इसका कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट क्या है? कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट डेल्टा क्या है? ए डॉट ए डॉट बी एंड ए डॉट बी एंड बी डॉट बी।
एंड डेल्टा वन क्या है, क्रैमर्स रूल यूज कर रहा हूं। डेल्टा वन क्या है, तो इसकी जगह पर एक्स वाले कॉलम में ये रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी एंड बी डॉट सी एंड ए डॉट बी, बी डॉट बी। याद है कि भूल गया है? फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट एंड डेल्टा टू क्या हो जाएगा, तो सेकेंड कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस, तो ए डॉट ए डॉट बी, और ए डॉट बी, बी डॉट बी जो है इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, ए डॉट सी, बी डॉट सी। और क्रैमर्स रूल क्या होता है जी, कि डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा एंड डेल्टा टू इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा। देयरफॉर एक्स क्या हो गया, एक्स इज डेल्टा वन बाई डेल्टा एंड वाई क्या हो गया, डेल्टा टू बाई डेल्टा। एंड देयरफॉर सी वेक्टर क्या हो गया, सी वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा टाइम्स वेक्टर ए एक्स ए प्लस वाई बी डेल्टा टू बाई डेल्टा टाइम्स बी वेक्टर। हो गया प्रूफ कि नहीं? इज दैट क्लियर? जस्ट लेट मी नो। सभी लोगों को बात समझ में आ गया तो इट्स ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये हमने शुरू में ये हमने जैसे सपोज किया था डेल्टा वन और ये डेल्टा, सर ये कैसे किया सर? हमें लास्ट में थोड़ा पता था कि यही रिजल्ट है। मैं डेल्टा वन बाई डेल्टा, डेल्टा टू बाई डेल्टा कैसे किया था ये तुम्हें नहीं समझ में आया? नहीं सर, ये ऊपर जो सबसे पहले हमने हाँ हाँ, कंसीडरेशन वही की थी। वही पर नहीं समझ में आया तुमको? यस सर, ये हमें हमें कैसे पता चला कि तुम्हें नीचे कैसे वाला? नहीं, क्यों नहीं पता तुम्हें? वही तो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? क्या प्रूफ करना था, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था? दिखाऊं? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था दिखाऊं? शैल आई शो इट? क्वेश्चन को रीड किया था आपने? यस सर। नहीं नहीं रीड किया था। देखो ये दिया था सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड ए डॉट बी, बी डॉट बी। ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट ही है, प्लस ये है ए डॉट ए, सी डॉट ए डॉट बी, सी डॉट बी। ये भी एक डिटर्मिनेंट है और नीचे भी एक डिटर्मिनेंट है, ए डॉट बी, ए डॉट बी एंड नहीं, ए डॉट ए डॉट बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए डॉट बी, ए डॉट बी एंड यहां पर क्या आएगा, यहाँ ऐसा आएगा, सॉरी, ए डॉट ए, बी डॉट बी, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। यही था, यही प्रूफ करना था ना क्वेश्चन में, तो यही दिया हुआ था कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। तो ये एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, तो इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि एक डिटर्मिनेंट 2/2 का डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम्स ए प्लस एक दूसरा डिटर्मिनेंट, ये दोनों तो अलग अलग डिटर्मिनेंट है, तो दूसरा डिटर्मिनेंट डेल्टा टू बाई डेल्टा बी। तो क्या प्रूव किया मैंने, क्या गलती करी थी? अब मैं डेल्टा वन लिखने के बजाय डेल्टा वन डैश लिख दूं, डेल्टा डैश लिख दूं, डेल्टा टू डैश लिख दूं, डेल्टा डैश लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है इससे? मैंने तो सिर्फ ये बोला कि 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है और ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो तीनों को लिख दिया, कुछ एक को डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? बट द आइडिया इज नॉट, उससे पहले ही हमने कंक्लूड कर दिया था क्या, कि C इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ये जब मुझे कॉन्सेप्चुअली पता चल गया तो एक्स और वाई स्केलर्स है, मुझे यहाँ पर दिस बाय दिस स्केलर, दिस बाय दिस स्केलर समझ में आ गया, तो फटाफट वहां से जजमेंट ले लिया कि भाई हमें एक्स और वाई में दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, तो दो जब लीनियर इक्वेशन होगा तो तीन डिटर्मिनेंट तो आएंगे, इसलिए पता चल गया। ठीक है, अगर आप डिटर्मिनेंट को थोड़ा और दिल से उस पर काम किया होता तो आपको भी आराम से ये चीज जजमेंट मिल जाती। चलो कोई नहीं, अभी क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे पता चला? यस सर। आगे चलो जी। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, अब आ जाते हैं फाइनली जहां से आज का डिस्कशन स्टार्ट करना था अपन को, राइट? तो एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स तो आपको पता ही है कि आर क्रॉस एफ होता है, तो
वो आप जानते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी आप जानते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, और वो एक्सिस अगर उस बॉडी के किसी पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज करो मान लो पॉइंट ए से पास करे, जरूरी नहीं कि एक्सिस बॉडी के पास, बॉडी से पास करे, वो बाहर से भी पास कर सकती है। तो ए पॉइंट है एक्सिस पर और बी एक बॉडी का कोई पॉइंट है, फिजिकल बॉडी का, एंड दिस एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था कि जब ये बॉडी ऐसे स्पिन कर रही है अराउंड दिस एक्सिस, तो इस बॉडी का हर एक पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होगा। तो मान लो ये बी का ये सर्कुलर पाथ है। अब इस पाथ पर किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो होगी, टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी जो होगी, वो इसी सर्कल की टेंजेंट होगी। तो ये लीनियर वेलोसिटी है v, और ये r है। अगर a को a के रेस्पेक्ट में a को ओरिजिन मान लो, तो यहाँ से ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, और ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। तो बेसिकली ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज बेसिकली एक फ्लैग आप समझ लो, जो a पॉइंट, o पॉइंट और o इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, प्लेन ऑफ रोटेशन जो होगा उस पॉइंट का, उसका सेंटर है। तो OAB एक फ्लैग है, जैसे कि एक ऐसा एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे ऐसा एक फ्लैग लगा हुआ है, ये फ्लैग ऐसे रोटेट करेगा, जैसे जैसे बॉडी रोटेट होगी फ्लैग ऐसे रोटेट करेगा। तो ये OAB का प्लेन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि V कैसे मिलेगा, V इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो V इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा V? ऐसे ओमेगा क्रॉस r, ये ओमेगा की डायरेक्शन है, तो V इज ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा को इसको जब ऐसे रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा ऐसा, ठीक है। तो अगर आप r क्रॉस ओमेगा करोगे तो अपवर्ड टू द प्लेन होगा, जबकि टेंजेंशियल वेलोसिटी जब आप ऐसे रोटेशन हो रहा है तो वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड टू द प्लेन होगी। तो इसलिए v है, v वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस r। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया। जैसे बोल रहे हैं रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग एट 5 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस AO, वेयर A एंड O, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और O ये वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। क्या दिया हुआ बताओ? इट इज गिवन एज 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो यू हैव गॉट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट, और फिर बोल रहे हैं क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द बॉडी एट अ पॉइंट B। तो B का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले आप यहां से क्या निकाल लेंगे? r वेक्टर निकाल लेंगे। व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर इज इक्वल टू AB, और ए बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करो तो 5 माइनस 2 3i कैप माइनस जे माइनस 2j कैप एंड k, दैट्स इट, k माइनस k 0। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा वेक्टर क्या होगा? तो कितना रेडियन पर सेकेंड है? 5 रेडियन पर सेकेंड इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड है 5, और डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्सिस, ये डायरेक्शन में। तो हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हाउ डू गेट यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर के लिए AO वेक्टर पहले फाइंड कर लो। AO को ज्वाइन कर, ये लाइन को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर फाइंड करके फिर उसी के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेंगे हम, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हुआ, जल्दी बोलो। ये डायरेक्शन में वेक्टर पहले देखो क्या आएगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ O माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A, बोलो। 8 माइनस 2 6i कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3j कैप 3k माइनस k प्लस 2k कैप।
तो व्हाट इज एन कैप? एक्सिस के अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, व्हाट इज एन कैप? तो एन कैप इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप 7 डिवाइडेड बाय, हाँ, 36 प्लस 9 प्लस 4, 49 हो गया, 7 आ गया। तो ओमेगा वेक्टर हमारा क्या आ गया भाई? 5/7 टाइम्स 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये ओमेगा वेक्टर हो गया, आर आ गया, ओमेगा आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। So it is equal to 5/7 times determinant I cap, J cap, K cap, ओमेगा मतलब 6 माइनस 3 2 और R मतलब 3 माइनस 2 0। कैलकुलेट करो बेटा, फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी करो। डिटर्मिनेंट इवेलुएट करो और बताओ क्या आएगा। इट इज 5/7 टाइम्स, हाँ जी, -3 आई कैप, नो सॉरी, -3 to 0 0 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप -12 प्लस 9 -12 प्लस 9 -3 केक है। वेरी करेक्ट। तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी उस पार्टिकल पर, उस पॉइंट पर, और उसका मैग्नीट्यूड भी यहां से आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी गिवन द एंगुलर वेलोसिटी एंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, एक्सिस की डायरेक्शन और पॉइंट की पोजीशन वेक्टर वगैरह दिया है तो निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो अदरवाइज वैसे आपको ये सब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारे मैथ्स में सब पूछा नहीं जाएगा, यूजुअली नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपको वेक्टर पढ़ा रहा हो तो मैंने सोचा कि चलो जो एप्लीकेशन से एक बार रेफर कर देता हूँ, तो आपको अगर भूल गया होगा तो रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चंस करिए। पहला क्वेश्चन, ABC आर पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। तो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विल बी हाफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A एंड हेंस डिड्यूस द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। एंड बी पार्ट है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब है कि कुल मिला जुला करके आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दे दिए जाएं रिस्पेक्टिवली ए बी सी, A position vector small a, B position vector small b and C position vector small c, then find the area of triangle first and also find the perpendicular distance of the point C from AB। कि अगर C से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये एल्टीट्यूड क्या होगी, ये एल्टीट्यूड H क्या होगा, HC बोलो। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल्टीट्यूड HA क्या होगी, ये भी पूछा जा सकता है। ऑल्टीट्यूड HA क्या होगा या HB क्या होगा। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो एरिया की बात करो। हाउ डू यू गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? ये ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए सजेस्ट करो कन्वीनियंट तरीका कोई। तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला याद है? अच्छा, अरे वेक्टर कर रहे हैं भाई, भूल जाओ अब उसको। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ठीक है, फंडामेंटली वही है, लेकिन अब आप वेक्टर में भी तो अभी पढ़ा है आपने एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ
किसी भी पॉइंट से दो वेक्टर ले लो, ए बी क्रॉस ए सी ले लो, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। अरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू हाफ ए बी मतलब बी माइनस ए एंड ए सी मतलब सी माइनस ए। और फिर आगे कंप्लीट कर लो, हाफ बी माइनस ए क्रॉस सी, बी माइनस ए क्रॉस सी एंड माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस ए, बी माइनस ए क्रॉस ए। आपको कम्यूट नहीं कराना, ये ध्यान रखना। क्रॉस प्रोडक्ट में लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट से ही रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा वेक्टर हमेशा। तो बी माइनस ए क्रॉस सी, बी माइनस ए क्रॉस ए विद नेगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया मैंने। अब इसके बाद तो आपने करना है काम भाई, फटाफट बोलो क्या आएगा ये रिजल्ट, हाफ। अब इसका क्रॉस करो, सी बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी लिख दिया मैंने। माइनस ऑफ ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख सकते हो, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव होता है, ए क्रॉस सी नेगेटिव ऑफ सी क्रॉस ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप समझ रहे होंगे आई थिंक। और माइनस ए क्रॉस ए, किसी भी वेक्टर का उसके सेल्फ से क्रॉस लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो यही प्रूफ करना था, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए मॉड हाफ, हाफ मॉड दिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो यू आर डन विद। अब आपको चाहिए, बोल रहे हैं कि ये लेंथ क्या होगी ये बताओ, व्हाट विल बी दिस लेंथ, ये लेंथ क्या होगी। तो अब जो करण ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यही जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्केलर फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट सी एम। तो यहां से आया क्या कि हाफ इंटू बेस ए बी मतलब बी माइनस ए वेक्टर का मॉड, सी एम मतलब एच सी, ऑल्टीट्यूड थ्रू सी इज इक्वल टू दिस। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए से डिवाइड कर दो, तो एच सी क्या आ गया, एच सी हो गया, हाँ जी, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। ये हो गया ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला, ये प्रूव हो गया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी माइनस ए। इसी तरह से अगर आपको ऑल्टीट्यूड एच ए चाहिए तो क्या बोलोगे भाई, एच ए, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस सी क्रॉस ए का डबल डिवाइडेड बाई एच ए चाहिए तो बी सी, बी सी लेंथ क्या है, मॉड ऑफ सी माइनस बी या बी माइनस सी की बात करो, सिंपल है। तो अब ये ऑल्टीट्यूड लिखना हुआ किसी सिचुएशन में, तो आपको ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड लिखना हुआ, वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हो तो फटाफट लिख सकते हैं, तो जस्ट कीप इन योर माइंड। ए हो गया, बी हो गया, सी पार्ट निकाल लेंगे, आंसर निकाल के बताओ जरा क्या आएगा। अब कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, अब मान लो एक क्वेश्चन दिया कि obtain the perpendicular distance of the point 1 1 1 from the line through point 3 4 minus 1 and 2 1 minus 1।
अब ये सब कहानी भूल जाओ, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं कि मान लो एक पॉइंट है 1 1 1 और एक पॉइंट है 3 4 -1 और एक पॉइंट है 2 1 1 2 1 -1। तो बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट ए से इस पर ऑल्टीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, एन ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बीसी पर, ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो आप सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे। डेल्टा एबीसी क्या आएगा, तो हाफ इंटू आई कैप जे कैप के कैप, एडजेसेंट साइड वेक्टर, ये बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए, या ए बी भी ले सकते हो। ए बी वेक्टर क्या होगा, 3 -1 2 4 -1 3 -1 -1 -2, ये ए बी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा मैंने। ऐसे ए सी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी रो क्या आएगी, बोलो ए सी, 2 -1 इज 1 1 -1 इज 0 -1 -1 इज -2। तो एरिया इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे तो एरिया आ जाएगी, इजंट इट। तो गेट मी द एरिया, व्हाट इज द एरिया, एरिया बोलो। -6 आई कैप -4 +2 -2 जे कैप +2 जे कैप -3 के कैप। तो if you simplify, it comes out to be square root of 36 + 4 + 7 9 divided by 2, so it is actually 7/2, 3.5, बिल्कुल सही। ये ट्राइंगल की एरिया आ गई। और BC लेंथ क्या आ गई जी, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, तो मॉड ऑफ आई कैप या माइनस आई कैप -3 जे कैप √10। तो ऑल्टीट्यूड एच ए क्या आ गया, एच ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ एच ए इंटू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा हाफ 7/2, ऐसे लिख दो 7/2। तो एच ए क्या आ गया, 7/BC, और BC कितना था, √10। क्लियर है। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बेटा, एक सेकेंड लेट मी, दीक्षांत ने क्या बोला, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इज, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल कि तीनों वर्टिसेस कोलिनियर हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये तो था फर्स्ट एप्लीकेशन, एरिया से रिलेटेड एप्लीकेशन, ऑल्टीट्यूड निकालना ट्राइंगल का एटसेट्रा, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, वो सब भी निकाल सकते हैं 3D में। चलिए अब इन्होंने बोला कि इफ a + b + c is 0, show that b × c = c × a = a × b, and hence prove that sin a upon a = sin b upon b = sin c upon c in a triangle ABC। ABC अगर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं पोजीशन वेक्टर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, नो 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 सॉरी, वर्टिसेस नहीं है, ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल ए वर्टिसेस बी, वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी है, ए प्लस बी प्लस सी 0 का मतलब क्या हुआ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है
और ये सी वेक्टर है, तभी ना जीरो होगा तीनों का रिजल्टिंग सम। तो ए के अपोजिट वाली जो साइड के अलोंग वेक्टर ए है, बी के अपोजिट वाली साइड के अलोंग वेक्टर बी है, और सी के अपोजिट वाली साइड के अलोंग वेक्टर सी है। तो साइड के अलोंग वेक्टर है एबीसी, दे आर नॉट द पोजीशन वेक्टर, एंड दैट्स वाई ए प्लस बी प्लस सी जीरो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्लियर दिख रहा है। तो जो उन्होंने दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इतना तो इंटरप्रेट कर लिया। अब आगे का प्रूफ आप करो, चलो जल्दी करो, आप जो बताएंगे वो मैं फॉलो करूंगा। ये वाला एंगल ये है, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। हाउ टू प्रूव दिस, इसको कैसे प्रूव किया जाए पहले तो ये बताओ, ये रिजल्ट को कैसे प्रूव किया जाए। इस रिजल्ट को प्रूव करने के बहुत सारे वेज हैं, कैन यू सजेस्ट मी कैसे करेंगे। सर दो को कंसीडर करके एक को लेफ्ट साइड ले जाओ। क्या कर दें, क्या कर दें। जैसे बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए लिख लिया, तो एक को लेफ्ट साइड ले जाओ। हाँ, एरिया से भी प्रूव कर सकते हैं आप। स्ट्रेट वे देखो तो अगर मैं ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्योंकि ए का क्रॉस, ए क्रॉस जीरो इज जीरो, क्रॉस ए इज जीरो। तो मैंने ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया राइट साइड से, ए क्रॉस ए जीरो हो गया, तो यहां से आ गया बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए जीरो वेक्टर, यहां से आ गया सी क्रॉस ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, and therefore C cross A is A cross B. तो विदाउट ज्योमेट्रिकली आपने डायरेक्टली ये जो इक्वेशन दिया था यहां से डायरेक्ट प्रूफ कर दिया। ऐसे ही आप ए से क्रॉस के बजाय बी से क्रॉस ले लो तो कंप्लीट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए प्रूव हो जाएगा। बट जैसा कि दिशांत ने बोला कि इसको आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट से सोचो, तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल की एरिया क्या है। अगर इस ट्रायंगल की एरिया लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आपको डायग्राम पे दिख रहा है, इट इज इक्वल टू हाफ, बोलो, बी ए क्रॉस बी सी, एरिया वेक्टर, वेक्टर एरिया लिख रहे हैं तो बी ए क्रॉस बी सी। अगर बी ए क्रॉस बी सी ले रहे हैं तो डायरेक्शन किधर होगी, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड, है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। अगर इस कॉर्नर पे जाओ तो सी बी क्रॉस सी ए, सी बी मतलब ऐसे वेक्टर लिया और ऐसे वेक्टर लिया और इसको ऐसे रोटेट किया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो इनवर्ड, तो डायरेक्शन इनवर्ड रहना चाहिए हमेशा। अब इतना सफिशिएंट है, यहां से प्रूव हो जाएगा। अब जरा देखो व्हाट इज बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर क्या है, तो ए बी वेक्टर सी है, तो बी ए वेक्टर क्या हो गया माइनस सी, और बी सी क्या होगा बी सी, बी सी माइनस ए, तो ये हाफ क्या आया माइनस सी माइनस ए। एक सेकेंड, बी सी हो गया ए
दिस इज ए, इट इज बी, इट इज सी। तो लिख दिया मैंने माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए। तो यहां से आया कि माइनस ऑफ हाफ सी क्रॉस ए, ध्यान से सुनो, इज इक्वल टू सी बी। सी बी वेक्टर देखो यहां से इधर जा रहा है माइनस ए, तो माइनस हाफ ए और सी ए बी, ए क्रॉस बी। तो आप देख लो माइनस माइनस हट जाएगा तो आ गया ना, सी क्रॉस ए इक्वल ए क्रॉस बी, यही वाला प्रूफ हो गया। तो ये तो वन एस्पेक्ट हुआ। अब ये वाला कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ टू यू प्रूफ दिस? तो इसको प्रूफ करने के लिए इसी से आगे चलो। अगर आप बोलते हो कि जब आप ये प्रूफ कर दिए ये वाला कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये प्रूव हो गया, मान लो अभी करके दिखाया मतलब हो गया। तो बी क्रॉस सी क्या होगा, यहां से देखो बी क्रॉस सी मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू, मैं एक दिखा रहा हूं आपको, बी क्रॉस सी। तो दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। तो बी और सी के बीच एंगल कितना है, तो इसको आगे प्रोड्यूस कर दो। तो बी और सी के बीच एंगल कितना होगा देखो यहां पर, तो ये एंगल है पाई माइनस ए, तो साइन ऑफ पाई माइनस ए। और सी क्रॉस ए देखो, तो ये सी वेक्टर देख ही रहे हो आप, सी वेक्टर को ऐसे प्रोड्यूस कर दो और ए वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच एंगल कितना है, ये पाई माइनस बी। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ पाई माइनस बी। ऐसे तीसरा लिखोगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन पाई माइनस सी। अब आ जाएगा मॉड बी, मतलब क्या हुआ, ये लेंथ सी ए मतलब बी, स्मॉल बी साइड का लेंथ इंटू सी इंटू साइन ए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, सी इंटू ए इंटू साइन ऑफ बी, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी। अब ए बी सी से डिवाइड कर दो तो आ गया कि नहीं आ गया, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो इवन द साइन फार्मूला जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन सी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, वो साइन रूल प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक है। या इसी से लैमिस थ्योरम भी प्रूव हो जाता है, आपने फिजिक्स में यूज करते होंगे स्टैटिक्स में। तो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको क्लियर है, समझ में आ गई बात? एक बार कंफर्म कर दो अगर बात समझ में आ गई तो। यस सर। यस सर। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, अब इसको करिए आप। बोला गया शो दैट द वेक्टर एरिया ऑफ अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल ABCD। प्लेन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ऐसे देखो, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स चारों वर्टिसेस कोप्लेनर हैं तो उसको प्लेन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नोट करके कहीं लिख दो, इफ ऑल 4 vertices of a quadrilateral are coplanar, then it is called plane quadrilateral. This you have to keep in mind. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे है कि जहां पर मैंने होल्ड किया हुआ है, ये पॉइंट एक वर्टेक्स है, एक दूसरा है, ये तीसरा है, मान लो ऐसे है, सपोज करो ऐसे है ना। अगर ये एक ही प्लेन में है तब तो ये प्लेन क्वाड्रिलेटरल, बट अगर ऐसे हो जाए, ऐसे दिख रहा है, अब ये 4 पॉइंट तो है, एक पॉइंट ये टिप, एक ये टिप, और ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है, 2 जगह मैंने होल्ड कर रखा है, 2 फ्री है, बट ये दोनों आप देखो तो ये सेम प्लेन में नहीं है, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। ए बी और सी का प्लेन के, मतलब ये वाला प्लेन ऐसे आ गया और इसके इधर है ऐसे, तो क्वाड्रिलेटरल ये चारों पॉइंट को मिला के भी तो एक क्वाड्रिलेटरल स्पेस में बन रहा है, लेकिन ये स्क्यू क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको। जब चारों वर्टिसेस एक प्लेन में नहीं होते तो उसको SKEW स्क्यू क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इफ A B C D आर नॉन कोप्लेनर then quadrilateral ABCD is called skew quadrilateral. अब इतनी बात समझ में आ गई तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर, द ट्रायंगल इज सच दैट उसकी जो ऐसा सिचुएशन है कि चारों एक ही प्लेन में है, ये दिया हुआ उन्होंने, सो दैट द वेक्टर एरिया ऑफ अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज दिस, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एक ही प्लेन में है, तो हमें इसका वेक्टर एरिया है हाफ AC क्रॉस BD। AC is a diagonal vector and BD is another diagonal vector। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी प्लेन क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो हाफ प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर्स होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये आपका टास्क है, क्या करे जाए आप बताओ। So the idea is what? This, दो ट्रायंगल है। this quadrilateral can be divided into 2 triangles, and because if all 4 points are coplanar, देन ये दोनों ट्राइंगल का प्लेन सेम होगा। कोप्लेनर 2 ट्राइंगल होंगे एक ही प्लेन में, और दोनों के एरिया वेक्टर लिखो और उसको ऐड कर दो। तो एरिया वेक्टर अगर लिखोगे इसका, तो एक तो ये एरिया वेक्टर आएगा ऐसा, AB क्रॉस AC हाफ AB क्रॉस AC, तो इसका डायरेक्शन किधर है बोलो। दिस एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस दूसरा ट्राइंगल का भी एरिया वेक्टर लिखो, और ध्यान रखो कि दोनों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, प्लस एरिया वेक्टर ऑफ ट्राइंगल ACD ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, राइट, क्योंकि हमने दिस एंड दिस किया और काउंटर क्लॉकवाइज किया, तो अपवर्ड टू द प्लेन, तो वो वाला भी अपवर्ड चाहिए तो उसको भी काउंटर क्लॉक में रखना आप ऐसे, तो प्लस हाफ AC क्रॉस AD, ये क्वाड्रिलेटरल की एरिया का फार्मूला आ गया। अब इसमें दोनों में देखो ध्यान से, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ माइनस AC क्रॉस AB प्लस हाफ AC क्रॉस AD।
that is equal to AC half times AC cross AD minus AB. होगा कि नहीं होगा? एंड व्हाट इज AD माइनस AB? AD माइनस AB क्या होगा? सर BD। BD. AD माइनस AB इज BD. ए को ऐसे बोलो कि AB प्लस BD, सिंस AB प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, तो आ गया तुम्हारा हाफ इंटू AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। यही प्रूफ करना था आपको। और यही से आप ये भी बता देंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली क्या होगा, जैसे का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो स्केलर एरिया जो होगा, ये तो वेक्टर एरिया ही, स्केलर एरिया जो होगी इसी का मैग्नीट्यूड होगा। और यही अगर स्क्वायर हो जाए, थर्ड स्टेप में नेगेटिव कैसे हुआ? यहां नेगेटिव था ना, अरे भाई इसी को AC क्रॉस AD पॉजिटिव है और AC क्रॉस AB नेगेटिव साइन के साथ था। अब ये नेगेटिव कैसे हुआ तो वो भी समझ लो। ये वाला स्टेप में नेगेटिव कैसे हुआ? AB क्रॉस AC को AC क्रॉस AB कर दिया तो एंटी कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट, B क्रॉस C इज नेगेटिव ऑफ C क्रॉस B। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। इसका मतलब है कि किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया निकालनी है तो हम क्या करेंगे, किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी, तो अगर मान लो उसका डायगोनल वेक्टर P एंड Q है तो हाफ P क्रॉस Q मॉड। अब यही अगर रोम्बस हो जाए, रोम्बस हो जाने पर ये हाफ P क्रॉस Q का सिंपली हाफ इंटू P इंटू Q हो जाएगा, क्योंकि बीच का एंगल है, डायगोनल के बीच एंगल 90 होता है, साइन 90 0 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। अदरवाइज PQ साइन थीटा होता है। तो वो सारा जो आपका है ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ इंटू डायगोनल 1 की लेंथ इंटू डायगोनल 2 की लेंथ इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डायगोनल, ये एरिया होता है क्वाड्रिलेटरल का। तो दोनों डायगोनल की लेंथ इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डायगोनल्स। तो यहीं से आया, ये आपने प्रूफ कर दिया। थर्ड ए हो गया। अब थर्ड बी पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जल्दी करो। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट बी। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? What does this signify? AB vector is B vector, AD vector is D vector, and AC vector is MB plus ND. What does this signify? AC वेक्टर AB वेक्टर और AD वेक्टर के प्लेन में है। क्या क्या फिर से बोलो। सर जो AC वेक्टर है वो AB वेक्टर और AD वेक्टर के प्लेन में है। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इन्होंने ए
बी और सी और डी दे करके इन्होंने बोला कि जो ए बी वेक्टर है और जो ए डी वेक्टर है और जो ए सी वेक्टर है तीनों कोप्लेनर है। इसका मतलब ये एक प्लेन क्वाड्रिलेटरल है, ये इनडायरेक्टली इन्होंने मेंशन कर दिया। डायरेक्टली नहीं बोला कि ये प्लेनर क्वाड्रिलेटरल है, इन्होंने बोला कि ये इंफॉर्मेशन मतलब ये प्लेन क्वाड्रिलेटरल है। तो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज प्लेन क्वाड्रिलेटरल। This is MB plus and D vector. This is D vector and this is B vector. It is all given right here. बस बाकी तो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा। एरिया होगा हाफ इंटू AB क्रॉस AC प्लस हाफ इंटू AC क्रॉस AD का मॉड। दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हो ना? मतलब आपको ध्यान रखना है कि दोनों का डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम रखना है, दोनों वेक्टर एरिया का डायरेक्शन सेम रखना है, फिर ऐड करके फिर मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब लिख दो भाई, हाफ तो बाहर ले लेना, हाफ बाहर आ जाएगा। ए बी क्रॉस ए सी मतलब क्या हुआ? बी क्रॉस ए सी मतलब, वैसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, या सीधे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। बी क्रॉस एम बी प्लस एन डी प्लस ए सी एम बी प्लस एन डी क्रॉस ए डी मतलब डी। And then if you have to simplify, you can B cross B 0, n times B cross D and plus m times B cross D and D cross D is 0। तो ये हो गया तुम्हारा हाफ मॉड ऑफ m plus n times B cross D, that is half mod of m plus n mod of B cross D। तो इसमें एकदम प्लेन प्रॉब्लम था, सिर्फ ये था कि प्लेन क्वाड्रिलेटरल है ऐसा यहां से जजमेंट ले लिया। अब जब प्लेन क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तब क्या होगा? तब थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल ऐसा हो गया, मान लो एक फेस क्वाड्रिलेटरल का, और जो मान लो ये फेस ये वाला है, फेस है दिस फेस, और इस प्लेन से बाहर ऐसा कोई फेस हो गया ऐसे, और ये कुछ अलग डायरेक्शन में है ये। जैसे आप दो पेजेस हैं ऐसे, तो जो इसका एरिया होगा वो इसके नॉर्मल होगा। इसका एरिया तो मान लो इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों एरिया वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो गए तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो एक्चुअली दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा, कुछ कुछ कंपोनेंट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट जो है दोनों ट्रायंगल के एरिया का समेशन से कम आएगा। मतलब इस ट्रायंगल की जो एक्चुअल एरिया आएगी वो a1 प्लस a2 वेक्टर से के मैग्नीट्यूड से नहीं मिलेगी। इस वजह से ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। पासिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question है, find the perpendicular distance of a corner of a cube from a body diagonal not passing through it। मतलब एक क्यूब है जिसका बॉडी डायगोनल सबसे आइडियल सिचुएशन क्यूब लेने का यही वाली है।
जस्ट मिनट, मान लो एक क्यूब है और इसका बॉडी डायगोनल कोई भी एक ले लिया, मान लो ये बॉडी डायगोनल है ओपी, क्या पूछा गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर का जिस कॉर्नर से ये बॉडी डायगोनल नहीं पास कर रहा उस कॉर्नर का इस ओपी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ मान लो ये कॉर्नर है हमारा, मान लो ये ए है, ये एम है, ये बी है और ये सी है, ये एन है और ये क्यू है। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग ऑफ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हमें चाहिए, आई होप यू गॉट इट। कॉर्नर बी का डिस्टेंस बॉडी डायगोनल ओपी से क्या है ये पूछ रहे हैं आपसे, है ना। मान लो सामने वाली फेस को डिलीट कर दिया और साइड वाली ये दोनों वॉल को ए एन पी क्यू वॉल को हटा दिया और पी एम बी एन को भी हटा दिया। तो अब ये डायगोनल ऐसे एयर में दिख रहा है स्पेस में और यहां से ऐसे डिस्टेंस ले रहे हैं ऐसे ये। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे जल्दी बताइए फटाफट, मतलब कैसे करेंगे नहीं आंसर बताइए। यूनिट क्यूब का मतलब क्या है कि ये 100 है एज पर द स्ट्रक्चर आई टेकन, दिस इज 110 है, दिस इज 010 है, दिस इज 111 है पी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 001 है, इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट y0 है तो 101 है और ये 011 है। तो सारे वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली 000 है ये ओरिजिन। हाउ टू गेट बी एम डिस्टेंस, बी एम, तो इसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे वेज में एक वे तो ये है कि बी एम इज इक्वल टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ OB वेक्टर परपेंडिकुलर टू OP वेक्टर। OB वेक्टर का OP वेक्टर के नॉर्मल डायरेक्शन में स्केलर प्रोजेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे समझो, ये है ये ऐसे, मान लो ये O है और ये B है तो OB वेक्टर तुम्हारा J कैप आएगा, J कैप, और ये P पॉइंट है 111 तो ये I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है और ये प्रोजेक्शन आपको चाहिए, ये वाला है, हमें ये प्रोजेक्शन चाहिए। तो अगर इसको मैं A वेक्टर बोलता हूं और इसको B वेक्टर बोलता हूं तो क्या होगा ये, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो मॉड B साइन थीटा होगा ये। दैट इज इक्वल टू मॉड B इंटू मॉड A इंटू साइन थीटा अपॉन
अपॉन मॉड ए। इट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए बोलो आंसर आ जाएगा। मॉड ए √3 होगा ना, मॉड ए मतलब ओपी। तो ये √3 कर देना, और ये आपका आएगा ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप। ए का कंपोनेंट क्या है 1 1 1 और उसका 0 1 0। आंसर क्या है? के कैप माइनस जे कैप का मॉड डिवाइड बाय √3, 2/√3। हाँ सॉरी, √2/√3, वेरी करेक्ट, √2/3। ठीक है। और दूसरा तरीका भी था, ऐसा नहीं है। ये तो हमने प्रोजेक्शन वाले का स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन जो बताया था वहां से कर लिया। अब मैं आपको एक ज्यादा स्ट्रेट वे तरीका बताऊं। ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाले ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ही तो फाइंड करना है भाई। अभी तो आपको पढ़ा है कि ऑल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं। ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPB डिवाइडेड बाय बेस, ये ऑल्टीट्यूड है HB, बेस है OP का लेंथ, ये आ जाएगा तुम्हारा BM स्ट्रेट अवे। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता ही, हाफ एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ OB क्रॉस OP का मॉड टू टाइम्स एरिया ऑफ प्रोडक्ट, आई एम वेरी सॉरी, ट्वाइस एरिया ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो आ जाएगा तुम्हारा OB क्रॉस OP का ट्वाइस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, डिवाइड बाय बेस OP इज √3। दैट्स इट, वही आंसर फिर से आ जाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है वो कैलकुलेट करने भी आनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा? एक बार सब लोग कंफर्म कर दो, क्योंकि देखो ये सब 3D में जो प्रॉब्लम्स बनेंगी ना, तो इस तरह के सिचुएशंस आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट। अब उसी को अगर √2/√3 था, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √6/3 भी हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको आप अपने आप कर, हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए मैं इस प्रॉब्लम को आपको अभी दे दूंगा। एक तो ये प्रूव करने की प्रॉब्लम थी, तो एक ये है, और ये दो प्रॉब्लम, ये सभी अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, 6th 7th और 8th, और ये 9th। इसके बाद तो आई थिंक आ जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स है बेटा, ये और ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपका देखो, तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मतलब वेक्टर में और कुछ नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स खत्म करके, और जरूरी नहीं कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, हो सकता है एक लेक्चर और लगे,
but then it will be over. तो most probably I have a plan to start Monday से हम हो सकता है कि फंक्शन स्टार्ट कर दें। वो डिपेंड करता है कि संडे आप क्या करेंगे, क्योंकि संडे अगर आप अभी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास वर्क बहुत ज़्यादा है। अब देखो आपको क्या काम करना है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 तक सारे सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वाली 5 या 6 एक्सरसाइज तक है आई थिंक, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट तक के सारे क्वेश्चन करके रखने पड़ेंगे। अगर वो कर जाते हैं, ठीक है, तब तो आप संडे की क्लास में मैं वीटीपी एसटीपी कराऊंगा, तो उसको करने के लिए आपको समय रहेगा, ठीक है। और अगर आप स्लो करेंगे तो फिर मैं मंडे से फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा, और 2 लेक्चर एंड में या 1 लेक्चर एंड में मैं इस टॉपिक का लूंगा। तो लेटेस्ट बाय वेंसडे, ठीक है, ठीक है, लेटेस्ट बाय वेंसडे जो है हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे, ये तो कंफर्म है। अब लेट्स सी, कोशिश करो कि संडे मंडे को स्टार्ट कर सको, क्योंकि वेक्टर के इमीडिएट बाद मैं 3D नहीं स्टार्ट करूंगा। रीजन बीइंग कि अभी वेक्टर पर आप लोग पूरा अभी एक्सरसाइज नहीं किए हो, वेक्टर का आपका असाइनमेंट लेवल 1 भी नहीं किए हो, 2 भी नहीं किए हो, है ना। तो इसलिए आप असाइनमेंट लेवल 1 और 2 कम से कम कर जाएंगे, उसके बाद हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। तब तक हम लोग आपका फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे, कैरी ऑन चलता रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं।